हाय गाइस, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। इस कोर्स में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट हम HTML के साथ कैसे यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से आते हैं, इसमें कंडीशंस कौन सी आती हैं। तो हम साथ साथ ये देखते जाएंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली वेबसाइट में डायनामिक फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए, वेबसाइट में बिहेवियर्स अगर हमने ऐड करने हो तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं HTML के साथ। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को हम ह्यूमन ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि इससे वेबसाइट में बिहेवियर्स ऐड होते हैं और डायनामिक फंक्शनैलिटीज़ इससे ऐड होती हैं। जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर ऐड करने के 2 डिफरेंट वेज हैं, उन्हें भी हम देखते हैं जाके। तो VS कोड पे जाके देखते हैं। तो ये एक HTML फाइल है। इसमें जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के 2 वेज हैं। यहाँ तो हम बॉडी के अंदर यहाँ पे जो है हम स्क्रिप्ट लिख दें, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। और जो दूसरा वे है वो ये है कि यहाँ पे हम एक न्यू जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लें .js एक्सटेंशन के साथ और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लें जैसे हमने CSS में किया था। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट सोर्स यहाँ पे हम दे देंगे index.js। तो ये 2 डिफरेंट वेज हैं जावास्क्रिप्ट को HTML में ऐड करने के। उसके बाद आ जाता है कि जावास्क्रिप्ट की आउटपुट हम शो कहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए 4 टेक्निक्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट है .inner.html हम करके तो उसमें जावास्क्रिप्ट की आउटपुट शो कर सकते हैं। सेकंड है हम document.write करके कर सकते हैं। थर्ड है window.alert करके हम आउटपुट शो कर सकते हैं। और फोर्थ वन है console.log। तो ये उनके नेम थे। अभी मैं आपको जाके VS कोड पे इनको बारी बारी रन करके भी बताता हूँ कि कैसे हम इसके साथ आउटपुट जो है वो शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनर HTML के साथ हम आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई एक p टैग बना लेता हूँ, इसकी मैंने ID दे दी पैरा की। और अब मैं ये जो index.js है इसमें जाऊंगा। अब यहाँ पे यूज होता है document.getElementById। अब इसका क्या काम है document.getElementById? ये है कि डॉक्यूमेंट, ये जो index.html वाला डॉक्यूमेंट है, ये .getElementById हम एलिमेंट को गेट करेंगे उसकी ID पे। हम एलिमेंट है ये जो इसको गेट करेंगे उसकी ID की बेस पे। तो ये document.getElementById का काम है। यहाँ पे हम जिस एलिमेंट को गेट करना है उसकी ID दे देंगे। और अब हमने कहा था कि हम .innerHTML करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं .innerHTML इक्वल जो भी इसमें हमने टेक्स्ट लिखनी है, दिस इज पैराग्राफ। तो इस तरह से हम आउटपुट जो है वो शो कर सकते हैं इनर HTML को यूज़ करके। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे आ रहा है दिस इज पैराग्राफ। इसको मैं अगर चेंज कर दूंगा तो ये चेंज भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस इज नॉट पैराग्राफ। तो ये देखें यहाँ पे चेंज हो गया दिस इज नॉट पैराग्राफ। तो फर्स्ट टेक्निक ये थी कि हम इस तरह जो है वो आउटपुट को शो कर सकते हैं .innerHTML के साथ। उसके बाद दूसरा यूज़ होता है कि हम console.log के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ console.log हेलो। अब कंसोल क्या होती है? जब हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा होता है कंसोल। ये जो यहाँ पे आउटपुट शो हो रही है, इसको ये सारी कंसोल है। ये यहाँ पे जो आउटपुट शो हो रही है इसे हम कहते हैं ये कंसोल पे शो हो रही है। तो इस तरह हम
कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे भी आउटपुट जो है अपनी वो शो कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी टेक्निक जो यूज़ होती है वो होती है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की। इसको देख लेते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट में लिख देती है कहीं पे भी ये हेलो आ गया, जहाँ पे ये पूरा डॉक्यूमेंट है हमारा HTML का, तो इसमें वो आउटपुट जो है वो शो कर देती है, जैसे यहाँ पे आ गया हेलो। इनर HTML में तो हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करके करते हैं ना, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमें कोई एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, वैसे ही वो आउटपुट जो है वो शो कर देता है। बाद लास्ट टेक्निक जो यूज़ होती है वो होती है विंडो डॉट अलर्ट की। विंडो डॉट अलर्ट, यहाँ पे कुछ भी लिख दे। अब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे अलर्ट आ रहा है। ये जो अलर्ट आते हैं वेबसाइट्स पे ये इस तरह ही आते हैं विंडो डॉट अलर्ट के साथ। इसको हम आउटपुट शो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अलर्ट आ गया। अब मैं जब भी इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, दिस इज़ अलर्ट, जो भी मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिखा होगा विंडो डॉट अलर्ट के अंदर। तो ये 4 डिफरेंट वेज हैं, इनके साथ हम जो है जावास्क्रिप्ट के आउटपुट को वो शो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हाउ टू गेट HTML एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट। इसके भी 4 डिफरेंट वेज हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, कि हम एलिमेंट की ID की बेस पे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, हमने जो एलिमेंट का क्लास नेम दिया हुआ है हम उसके ज़रिए भी डॉक्यूमेंट को गेट कर सकते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो हमने जो टैग नेम डिफाइन किया होगा एलिमेंट का, हम टैग नेम एक डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट के अंदर, उसके बेस पे भी हम एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। और लास्ट पे आ जाता है कि हम क्यूरी सेलेक्टर के साथ भी हम जो है एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इनकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जाके VS कोड पे, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे p टैग में एक पैराग्राफ एलिमेंट डिफाइन किया है, उसकी ID पैर है, तो इसको हम गेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे उस एलिमेंट की ID। तो ये हमने उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने आउटपुट शो करने के वेज पढ़े हैं, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके इसको मैं इसके अंदर लिख दूं, तो हम देखते हैं कि इसने क्या सिलेक्ट किया है। जाके यहाँ पे हम कंसोल पे देखते हैं कि सिलेक्ट क्या किया उसने। तो यहाँ पे वो आ रहा है p टैग, जो p एलिमेंट हमने डिफाइन किया था। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ने इसी एलिमेंट को जो है वो सिलेक्ट किया है। ये यहाँ पे कंसोल पे शो किया है हमने। उसके बाद क्लास नेम पे आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, मैं एक नया डिफाइन कर लेता हूँ, H2 डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने अब H2 डिफाइन किया, उसकी क्लास नेम रखी है हेडिंग। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम जो है वो कंसोल डॉट लॉग करके शो कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ पे उसकी क्लास का नेम जो हमने हेडिंग रखा था। तो अब देखते हैं कि ये कंसोल पे क्या शो कर रहा है। अब ये देखें, ये H2 को इसने सेलेक्ट किया, H2 डॉट हेडिंग, ये क्लास नेम की बेस पे उसने सेलेक्ट किया है। ये पैराग्राफ को उसने ID की बेस पे सेलेक्ट किया था। अब ये जो हेडिंग है इसको हमने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम की बेस पे, मींस के उसकी क्लास की जो बेस पे है उसको हमने सेलेक्ट किया है। और टैग नेम की बेस पे होता है, यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट डिफाइन करके उसका टैग नेम जो देंगे, तो उस टैग नेम के बेस पे भी हम
जो है वो कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। यहाँ पे इसका टैग नेम दे देंगे तो इस तरह भी हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और मेथड यूज़ होता है नेम का, जैसे हमने पढ़ा था आईडी और नेम। यहाँ पे नेम में लिख दूँ मैं head1 और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, यहाँ पे उस एलिमेंट का नेम दे दें। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं और इसको हम कंसोल डॉट लॉग करके शो भी कर सकते हैं। उसके बाद क्यूरी सिलेक्टर भी यूज़ होता है। यहाँ पे लिख दूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और यहाँ पे जो भी सिलेक्टर होगा वो लिखना है इसके अंदर। मीन्स के यहाँ पे पैरा है तो मैं लिख दूँ आईडी थी तो हैश पैरा लिख दूँगा। जैसे हमने पढ़ा था कि आईडी होगा तो हैश यूज़ होगा, क्लास होगा तो डॉट होगा। यहाँ पे सिलेक्टर आएगा जो हमने सिलेक्टर्स पढ़े थे CSS के अंदर, तो यहाँ पे सिलेक्टर आएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, यहाँ पे सिलेक्टर लिख के हम इस तरह भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। इसको हम शो करके देखते हैं। ये देखें ये आ रहा है। तो ये हमने क्यूरी सिलेक्टर के साथ किया है। एक और क्यूरी सिलेक्टर के साथ हम क्लास के नेम पे कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कर दूं डॉट हेडिंग तो ये यहाँ पे H2 आ गए। तो ये हमने क्यूरी सिलेक्टर की बेस पे किया है। तो ये मेथड है एलिमेंट को गेट करने के, और हम इनको गेट करके इनकी CSS भी चेंज कर सकते हैं। इनकी आउटपुट जो हमने शो करनी है वो चेंज कर सकते हैं, इनकी टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है इनको गेट करने का। सबसे पहले हम वार को यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे एक डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम कंसोल लॉग कर लेते हैं। उसके बाद var a ही हम जो है डिक्लेयर करते हैं। देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं। तो अब देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले 4 जो है वो कंसोल लॉग हुआ है, फिर 5 हुआ है। तो यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है कि हम जो var है उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने a को 4 डिक्लेयर किया है, यहाँ पे a को 5 डिक्लेयर किया है, लेकिन यहाँ पे एरर कोई नहीं आया। इसको हम वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, तो अब 4 की जगह यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इसको वार जो ऑपरेटर है इसको हम रीअसाइन भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये फंक्शन, ये तो ग्लोबली था ना, फंक्शन के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम फंक्शन के अंदर को भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 6 आ गया, लेकिन जो फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया है उसको हम बाहर गेट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं C कर दूँ और यहाँ पे मैं कर दूँ कंसोल डॉट लॉग C, तो ये एरर आ गया अनकार्ड रेफरेंस एरर C इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे C हमने डिफाइंड ही नहीं किया कहीं ग्लोबल, तो इसको हम फंक्शन के बाहर जो है वो गेट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं C कर भी दूँ तो ये फंक्शन के अंदर जो है वो गेट हो रहा है, लेकिन फंक्शन के बाहर वही है C इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये वार ऑपरेटर था। उसके बाद आ जाता है लेट ऑपरेटर। इसको हम ब्लॉक स्कोप के लिए यूज़ करते हैं फंक्शंस के अंदर।
लेट ए इक्वल टू 5 कर देते हैं और इस तरह से। अब इसको फंक्शन को हम कॉल कर लें। तो ये यहाँ पे इसने शो कर दिया आउटपुट 5। इसको हम ब्लॉक स्कोप के अंदर रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रीअसाइन किया तो उसकी वैल्यू 6 हो गई, लेकिन ब्लॉक स्कोप के अंदर ही, मीन्स के फंक्शन के अंदर ही हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर मैं कर दूँ लेट ए इक्वल टू 6 तो ये एरर शो हो रहा है दोनों पे। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो uncaught syntax error identify A has already been declared। ये उसने एरर दे दिया कि ये जो A है ये पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको किसी नए फंक्शन के अंदर जाकर डिक्लेयर करेंगे और इसको भी कॉल कर देते हैं, तो ये अब यहाँ पे शो कर रहा है 5 और 7, 5 ये वाला और 7 ये वाला। तो हम इसको सेम फंक्शन के अंदर दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन सेपरेट किसी फंक्शन में हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है कॉन्स्ट। ये कॉन्स्टेंट वगैरह के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम इसकी वैल्यू जो है वो उसको रीअसाइंड भी नहीं कर सकते। एक दफ़ा हमने इसकी वैल्यू जो डिक्लेयर कर दी है वही रहेगी। यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट पाई वैल्यू इक्वल 3.14। अब इसको मैं रीअसाइन करता हूँ इसकी वैल्यू, तो ये यहाँ पे एरर आ गया, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मींस कि इसको हम जो है वैल्यू असाइन नहीं कर सकते कांस्टेंट को। इसको जो हमने एक दफ़ा वैल्यू असाइन कर दिया है वही होगी। और इसका भी ब्लॉक स्कोप है, इसको भी हम फंक्शंस में यूज़ करते हैं। तो ये 3 वेरिएबल्स हमने देखे हैं, ऑपरेटर्स, वार, लेटर, कॉन्स्ट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं। सबसे पहले एडिशन आता है, यहाँ पे कोई डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एडिशन आता है ऑपरेटर, हम एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं हम। उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ होता है। मॉडुलस जो रिमाइंडर होता है उसको जो है वो रिटर्न कर देता है। इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं। ये 1 आ गया यहाँ पे 5 था, तो 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 2s are 4 और 1 बच गया रिमाइंडर, तो वो इसका आंसर है मॉडुलस। तो मॉडुलस जो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, अगर हम a++ कर देते हैं तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी। a कर देते हैं तो a यहाँ पे 5 है, तो इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, तो इसकी वैल्यू में -1 हो जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है कि हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल करके 8 कर दूँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे हम यहाँ पे करें कि a = a+5, तो इसकी जो आउटपुट है वो सेम हम इसी तरह भी शो करवा सकते हैं। इस तरह भी हम गेट कर सकते हैं कि a + 5, इसका और इसका जो आउटपुट है वो सेम आएगा। जैसे मैं यहाँ पे भी अगर where a = 5 कर दूँ तो अब इन दोनों को हम कंसोल डॉट लॉग कर लें,
तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो 10 ही आ रही है, तो ये दोनों जो है वो सेम ही है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, सेम है, यहाँ पे माइनस कर दें हम और यहाँ पे भी माइनस कर दें, तो ये सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट हो गया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह डिवीजन असाइनमेंट है, यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी डिवाइड कर दें हम। उसके बाद रिमाइंडर असाइनमेंट है, यहाँ पे मॉडुलस लगा दें, यहाँ पे भी मॉडुलस लगा दें, तो ये जो है रिमाइंडर असाइनमेंट है। उसके बाद इक्वल इक्वल का ऑपरेटर यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में, जैसे ए इक्वल इक्वल बी, ये इक्वल ऑपरेटर है। उसके बाद नॉट इक्वल का है, ये नॉट इक्वल का ऑपरेटर है। उसके बाद ग्रेटर देन का यूज़ होता है ऑपरेटर, लेस देन का ऑपरेटर यूज़ होता है, लेस देन इक्वल का ऑपरेटर यूज़ होता है, ग्रेटर देन इक्वल का ऑपरेटर यूज़ होता है। उसके बाद ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में 32 बिट जो है वो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि एंड का ऑपरेटर है, और का ऑपरेटर है, एक्सोर है, नॉट है, लेफ़्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है और ज़ीरो फिर राइट शिफ्ट है। इनको मैं बारी बारी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंड बिटवाइज ऑपरेटर। लेट्स से हमने 5 एंड 1 इसका हमने आउटपुट शो करनी है, तो ये बैक एंड पे क्या होगा, सबसे पहले 5 की जो है बाइनरी फाइंड करेंगे। बाइनरी फाइंड करने के लिए हम 2 से जो है वो डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि 0 ना हो जाए। तो जब 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो इसको मैं आपको पेंट पे जाके समझा देता हूँ, वहाँ पे आपको इजी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं हमने 5 की बाइनरी फाइंड करनी थी, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पे और इस तरफ 2 लिख लेंगे, क्योंकि बाइनरी में हमेशा हमने 2 के साथ ही डिवाइड करना होता है। 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया वो 1। उसके बाद फिर 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर क्या बचा 0। जावास्क्रिप्ट में 32 बिट होता है, तो वो स्टार्ट पे जो है वो सारे 0 आ जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ 4 बिट को लेके चलता हूँ। यहाँ पे अब इस तरह से हम ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा 1 0 और फिर 1, ये वाला 1 0 और फिर ये वाला 1। और यहाँ पे मैं 4 बिट को भी लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 स्टार्ट में खुद से लगा लेंगे। तो ये अभी 5 की जो बाइनरी आ गई है। उसके बाद हमने 1 की बाइनरी फाइंड करनी है, तो 1 की सिंपल बाइनरी होती है 0 0 0 1। तो ये 5 की बाइनरी है और ये 1 की बाइनरी है। अब हमने इनका बिटवाइज एंड लेना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 को 0 1 0 1 और नीचे 1 को लिख लेंगे 0 0 0 1। तो एंड में होता है जब दोनों बिट ऑन हो, यानी कि दोनों 1 हो तो आउटपुट 1 आती है, नहीं तो 0 आती है। यहाँ पे 1 1 है, 1 आ जाएगा, 0 है 0 आ जाएगा, ये भी 1 0 है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये भी 1 0 0 है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ये किसकी बाइनरी है 1 की। इट मीन्स के 5 एंड 1 इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। इसको हम यहाँ पे भी देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ console.log 5 and 1, तो ये इसका आंसर जो है वो 1 आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसका बिट वाइज और निकालना हो तो वो आ जाना था, और में होता है कि एक भी 1 हो तो उसका जो आउटपुट 1 आ जाती है, मीन्स कि एक भी बिट ऑन हो तो आउटपुट में 1 आ जाता है। यहाँ पे 1 1 है तो इसका 1 आएगा, 0 0 0 आएगा और 1 0 है तो इसका भी 1 आएगा, ये 0 0 है तो इसका 0 आएगा। तो ये आ गया। अब हमने इसको अगर डेसिमल में करना हो
तो हम इसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस तरफ से, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। और इस तरफ से हम जो है इसकी पावर देना स्टार्ट कर देते हैं 2 की। यहाँ पे 2 की पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इसको हम देख ले तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो ये 1 होगी। तो ये आंसर आ रहा है 5। मीन्स कि अगर हम 5 और 1 का और लें तो उसका आंसर 5 आएगा। यहाँ पे अगर मैं और का ऑपरेटर लगा दूँ, ये और का ऑपरेटर है, तो इसकी अब आउटपुट देखें हम, तो ये आउटपुट यहाँ पे इसकी 5 आ रही है। तो ये जो है ये बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद लेफ़्ट शिफ्ट है। लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि हमने 5 को लेफ़्ट शिफ्ट करना है 1 टाइम, तो क्या होगा, 0 की जो 5 की बाइनरी है 0 1 0 1, ये एक दफ़ा लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि ये वाली बिट है जो, ये आ जाएगी 1, फिर ये आ जाएगी 0, ये आ जाएगी 1, और ये जो मोस्ट लेफ़्ट होगी ये वाली जो है इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा 0। तो ये लेफ़्ट शिफ्ट है। उसके बाद राइट शिफ्ट होता है। इसमें हमने लेफ़्ट वाली रिमूव किया, उसमें हम राइट वाली रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 0 1 0 1 है, तो हम अब ये वाली जो बिट है ये वाली रिमूव हो जाएगी और ये एक एक बिट जो है, यहाँ पे 1 लिखा है हमने, यानी कि हमने इसको 1 बिट राइट मूव करना है। तो ये 0 यहाँ पे मूव कर जाएगा, ये 1, ये 0 और लास्ट पे ये, यहाँ पे तो अभी 0 आ रहा है, अगर पीछे बिट्स होती तो वो वाली बिट यहाँ पे मूव करनी थी। इस तरह जो है वो ये राइट शिफ्ट है। तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर थे। उसके बाद आ जाती हैं डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। मीन्स के जो हम जावास्क्रिप्ट में डाटा डिक्लेयर करते हैं उसकी जो टाइप होती है उसको हम डाटा टाइप कहते हैं। जैसे स्ट्रिंग है जो हम डबल कोट्स में डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ को, तो वो स्ट्रिंग है। उसके बाद नंबर जो इंटीजर्स होते हैं, बिग इंट है अगर हमने कोई लार्ज इंटीजर को डिक्लेयर करना है। उसके बाद बूलियन है जो ट्रू फॉल्स में होती हैं। उसके बाद अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड वो होता है जिसकी कोई मीनिंगफुल वैल्यू ना हो, उसको हम अनडिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। फिर नल है, नल ऐसा कि जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। और लास्ट पे ऑब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंट हम जो है वो ऑब्जेक्ट ये है कि डाटा टाइप्स का मजमुआ हो सकता है। मीन्स के उसके अंदर लेट से मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है पर्सन का, उसके अंदर उसका नेम और उसकी ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट है, इन 3 चीज़ों का वो कलेक्शन है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम डाटा टाइप्स को देख लेते हैं। ये जो है नंबर है। उसके बाद हम कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप अगर हमने करना है, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। उसके बाद बूलियन भी यूज़ होता है इस तरह। तो इस तरह हम जो है वो डाटा टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के लिए कीवर्ड यूज़ होता है फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नेम, और यहाँ पे अगर कोई भी हमने पैरामीटर्स पास करने हैं फंक्शंस को, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर कुछ रिटर्न करना है तो यहाँ से हम रिटर्न भी करवा सकते हैं।
और इस फंक्शन को कॉल करना है तो वो सिंपल हमने उसका नेम लिख के इस तरह साथ में जो है वो पैरेंथेसिस लगा देनी है। तो इस तरह हम फंक्शंस को कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं कि एक चीज़ है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम उसको अगर कलेक्शन उसका बना लें तो उसको ऑब्जेक्ट कह देंगे हम। जैसे कि एक कार है, उसका एक टाइप हो सकती है, उसका मॉडल हो सकता है, कलर हो सकता है, उसका इंजन नेम हो सकता है। तो ये जो इनका कलेक्शन हम कर देंगे तो इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। और यहाँ पे ये जो कॉन्स्ट कार इक्वल टू करली ब्रैकेट टाइप फीट फाइट मॉडल 500 कलर वाइट, ये जो भी हम इसके अंदर डिफाइन कर देंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा। इसके अंदर इसकी डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस तरह जो है वो ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इवेंट्स आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स ये होते हैं कि हम कोई एक्शन परफॉर्म करें तो उसके बदले हमें कोई रिस्पॉन्स मिले तो हम उसको इवेंट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट इवेंट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो यूज़ होता है वो होता है ऑन क्लिक का। जैसे यहाँ पे कोई मैं बटन बना दूं और इसमें मैं इवेंट लगा देता हूँ ऑन क्लिक का, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ क्लिक फंक्शन। ये अब मैंने ऑन क्लिक पे, यानी कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा ऑन क्लिक। मैंने इवेंट लगाया ऑन क्लिक का, तो ये वाला जो फंक्शन है ये जो है ट्रिगर हो जाएगा अगर कोई क्लिक मी पे क्लिक करता है। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं index.js में। और इसके अंदर लिख देते हैं अलर्ट लगा देते हैं फिलहाल अभी कोई भी। तो अब देखते हैं इसको जाके, ये अब एक बटन लगा है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये बटन क्लिक्ड। अब ये ऑन क्लिक पे इसके इवेंट लगा है, जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा तो वो जो है फंक्शन ट्रिगर होगा और यहाँ पे ये अलर्ट शो हो जाता है बटन क्लिक का। इसके बाद ऑन माउस ओवर का एक होता है ऑन माउस एंटर। ऑन माउस एंटर होता है यहाँ पे ऑन माउस एंटर। जब भी कोई बटन पे माउस एंटर करेगा तो ये वाला जो फंक्शन है अब तब ट्रिगर होगा जब कोई माउस को इस बटन के एंटर करता है इस बटन के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैं इसको मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो है फंक्शन ट्रिगर हो गया। पहले मैं इस पे क्लिक कर रहा था, अब मैं सिंपली इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो वो कह देता है बटन क्लिक्ड। ये जो है माउस एंटर का है। इसके बाद ऑन माउस लीव का भी होता है। जैसे यहाँ पे मैं ऑन माउस एंटर को लगा रहने देता हूँ, ये ऑन माउस एंटर का एक और मैं यहाँ पे इस तरह हम डिफरेंट डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही एलिमेंट के अंदर। ऑन माउस लीव का कि जब वो माउस को वहां से वापस ले जाता है, एंटर का कि जब माउस को वो लेके जाता है बटन के अंदर या किसी भी एलिमेंट पे, और माउस ऑन माउस लीव है जब उसको वापस ले जाता है। यहाँ पे मैंने दूसरा डिफाइन कर दिया। आप देखते हैं इसको, मैं ये लेके गया बटन क्लिक और मैं उसको अब ओके करेंगे तो फिर जो है वो दूसरे वाला अलर्ट चलेगा ना। तो मैं वापस लेके आया हूँ तो यहाँ आ गया माउस लीव। इसकी अच्छी विजुअलाइजेशन के लिए कंसोल लॉग करके चेक कर लेते हैं हम। अब देखते हैं
यहाँ पे मैं एंटर किया, माउस यहाँ पे आ गया, कंसोल पे आ गया एंटर्ड। अब मैं इसको लीव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कंसोल पे लीव आ गया। जब भी मैं एंटर करूँगा एंटर्ड आ जाएगा, जब मैं लीव करूँगा तो वो वहाँ पे लीव आ गया। तो ये माउस एंटर और माउस लीव का जो इवेंट है वो है। इसके अलावा इवेंट यूज़ होता है ऑन माउस डाउन और ऑन माउस अप। जब कोई किसी एलिमेंट पे क्लिक करे तो ऑन माउस डाउन यूज़ होगा, और जब भी वो उस क्लिक किए को जब वो छोड़ देगा बटन, तो ऑन माउस अप वाला जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन डिक्लेयर किया था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑन माउस डाउन और यहाँ पे कर देता हूँ ऑन माउस अप। जब मैं बटन पे अब क्लिक करूँगा तो ऑन माउस डाउन हो जाएगा, जब मैं छोड़ दूंगा तो वो ऑन माउस अप वाला वो ट्रिगर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये मैंने क्लिक किया, अभी एंटर है, अभी मैंने माउस को लीव जो है वो छोड़ा नहीं है, अभी ये मैंने छोड़ा तो ये यहाँ पे आ गया लीव। तो ये ऑन माउस डाउन और ऑन माउस अप है। ये मैंने क्लिक किया एंटर्ड हो गया, ये मैंने छोड़ा माउस को तो ये लीव हो गया। तो ये जो ऑन माउस डाउन और ऑन माउस अप है। उसके अलावा डबल क्लिक का भी यूज़ होता है, ऑन डबल क्लिक। जैसे यहाँ पे कोई मैं पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ, ऑन डबल क्लिक, ये एक फंक्शन है ऑन डबल क्लिक। इसमें मैं इसी फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ अभी। तो मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो ये वाला जो है ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। देखते हैं इसको, ये मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो ये फंक्शन था जो ट्रिगर हो गया। ये मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा जब भी, ये देखें यहाँ पे 3 दफ़ा हो गया लीव लिखा, तो ये ऑन डबल क्लिक का इवेंट है। के अलावा और जो है वो भी इवेंट यूज़ होते हैं, जैसे फॉर्म के लिए ऑन सबमिट यूज़ होता है, की प्रेस के इवेंट भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स इस तरह के यूज़ होते हैं। हमने जितना जावास्क्रिप्ट को स्टडी किया है, इससे एक छोटा सा टास्क करते हैं। हम एक क्लॉक बनाते हैं जो कि लाइव टाइमिंग शो करे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1 क्लॉक टाइमर। इसकी थोड़ी सी हम CSS भी दे देते हैं। तो ये अभी कुछ इस तरह शो हो रहा है। यहाँ पे हम इसकी अब जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम और न्यू डेट। ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है डेट, इसी के अंदर टाइम है, इसी के अंदर आवर्स हैं, डेट है, सेकंड्स हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया डेट का। अब हम कर लेते हैं कॉन्स्ट आवर्स। तो इसमें से ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से हम आवर्स कैसे गेट करेंगे, करंट टाइम डॉट, ये आप देख रहे हैं आप डिफरेंट आ रहे हैं, गेट डेट, गेट डे, गेट फुल ईयर, गेट आवर्स, गेट मिली सेकेंड, गेट मिनट, इस तरह डिफरेंट आ रहे हैं। हमने आवर्स गेट करने हैं तो गेट आवर्स कर देंगे। उसके बाद हमने मिनट्स गेट करने हैं तो उसके लिए कर देंगे करंट टाइम डॉट गेट मिनट्स। उसके बाद हमने करना है सेकंड्स को गेट करना है
तो उसके लिए कर देंगे करंट टाइम डॉट गेट सेकेंड्स। तो अब हमारे पास आर भी आ गया, मिनट भी आ गए हैं और सेकंड भी आ गए हैं। और यहाँ पे हम जिस पे हमने टाइम शो करना था इसकी आईडी दे देते हैं टाइम शो, और इसकी हम वहाँ पे जो है वो टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML इक्वल करंट टाइम इज, यहाँ पे आप प्लस लगा देंगे तो वो कंकैटिनेशन कर देगा स्ट्रिंग्स की। तो सबसे पहले आर्स आ रहे हैं, फिर इसकी कंकैटिनेशन करके यहाँ पे वो ये जो रेशो का साइन होता है टाइम में, उसके बाद मिनट्स, और लास्ट पे हमने शो करने हैं सेकंड्स। तो इस तरह से अब ये टाइम शो कर देगा। अभी फंक्शन को कॉल नहीं किया हमने, इसलिए शो नहीं किया इसमें। फंक्शन को ये कॉल कर दिया। तो अब 1:30 हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसने टाइम शो कर दिया, लेकिन अभी ये टाइम जो है वो लाइव नहीं है। ये भी टाइम मैं जब भी इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो वाला टाइम शो करता जाएगा। अब हमने इसको अगर लाइव चलाना है टाइम को, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक इवेंट है सेट इंटरवल का। सेट इंटरवल ये क्या करता है, ये टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। मींस कि हमने कोई भी हमने इवेंट चलाना है कि 10 सेकंड बाद ये वाला इवेंट जो है ट्रिगर हो जाए, 50 सेकंड बाद, हर 50 सेकंड बाद ये इवेंट जो है वो ट्रिगर होता रहे। तो उसके लिए हम सेट इंटरवल का इवेंट जो है यूज करते हैं। अब हमने करना ये है कि हर 1 सेकंड बाद जो है ये टाइमर वाला जो फंक्शन है ये ट्रिगर हो जाए, ताकि हर सेकंड बाद यहाँ पे टाइम जो है चेंज होता रहे। तो उसके लिए फर्स्ट पे हम जिसको हमने ट्रिगर करना होता है वो वाला फंक्शन देते हैं, और सेकंड पे हम देते हैं कि हमने कितने सेकंड बाद ये फंक्शन ट्रिगर करना है। तो यहाँ पे मिली सेकेंड्स में जो है वो टाइम एंटर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1000 एंटर करूँगा, इसका मतलब है कि 1 सेकंड बाद ये वाला फंक्शन जो है वो ट्रिगर होगा। अब इसको देखते हैं, तो ये जो टाइम है अब खुद चल रहा है लाइव, हमें जो है रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये हमने छोटा सा टास्क किया है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जावास्क्रिप्ट को। थैंक यू वेरी मच।